तो अब देखते हैं जड़त्व आघूर्ण के लिए समांतर योग का प्रमेय। अभी जड़त्व क्या होता है पहले तो जड़त्व हमने गति के नियम पढ़े हैं। तो उसमें जो पहला नियम था कि कोई वस्तु यदि गति में है तो वो गति में ही रहेगी, कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, और ये हमारा जड़त्व कहलाता था। अब जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? तो जैसे कि कोई एक पिंड है, उसमें बहुत सारे द्रव्यमान है, या फिर अभी मान लेते हैं अगर इसका द्रव्यमान, यहाँ पर एक कोई छोटा सा पार्ट है जिसका द्रव्यमान m है, और यहाँ से इसके अक्ष से इसकी दूरी स्मॉल r है। ये अक्ष हो गई इसकी। अब ये पिंड यदि घूम रहा है तो हम बोलेंगे इस पिंड का जड़त्वाघूर्ण इस पॉइंट पर कितना होगा, तो वो हो जाएगा mr²। या तो कह देते कि ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, और इसी के सेम लंबाई में जितने पॉइंट रहेंगे, जैसे जितनी यहाँ से आर रहेगी, यहाँ से आर रहेगी, उन सब के लिए जड़त्वाघूर्ण ऐसे ही एक सा आएगा। अगर जैसे यहाँ पर कोई इस साइड कोई दूसरा पॉइंट है m1, तो उसके लिए m1 हो जाएगा। और अगर हमें सभी का लेना है जड़त्वाघूर्ण तो हम समीशन लगा देंगे, मतलब हम सबको जोड़ देंगे। तो ये होता है हमारा जड़त्वाघूर्ण। इसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, I से। अब ये समांतर योग प्रमेय क्या होती है? तो किसी घूर्णन अक्ष के परितः निकाय का जड़त्वाघूर्ण उस अक्ष के परितः निकाय के, अब जैसे ये है पूरा, तो ये एक निकाय कहलाएगा। इसका जड़त्वाघूर्ण सभी कणों के, अब ये छोटा सा हमने एक कण ले लिया था जिसका द्रव्यमान m लिया था, तो ऐसे कणों के जड़त्व आघूर्ण के योगफल के बराबर होगा। अब हमें जैसे इसका पूरा सिस्टम का I निकालना है, तो इन्होंने कहा कि सभी I को जोड़ दो। इस पॉइंट पर जो I1 होगा, इस पॉइंट पर I2, इस पॉइंट पर I3, अलग अलग सभी का जड़त्वाघूर्ण जोड़ के एक अकेला I जड़त्वाघूर्ण बना लेता है। इसको हम कहते हैं समांतर योग प्रमेय, मतलब सीधा सीधा हम इसको जोड़ देते हैं। अब ये आती कहाँ से है? तो किसी अक्ष के परितः पिंड का जड़त्वाघूर्ण, ये अक्ष है, इसके परितः इस पिंड का जड़त्वाघूर्ण उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले द्रव्यमान केंद्र जहां पर पूरा मास स्थिर हो जाता है। जैसे ये है इसका द्रव्यमान केंद्र, अगर जैसे हमारे पास एक बॉल है, बॉल का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा? उसके सेंटर में। अगर हमारे पास एक स्केल है तो उसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा? उसके सेंटर में। द्रव्यमान केंद्र मतलब अगर हम उस पॉइंट से उस चीज को पकड़ते हैं तो वो गिरती नहीं है, वो बैलेंस हो जाती है, तो उसको हम कहेंगे द्रव्यमान केंद्र। तो द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले समांतर अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण और पिंड के द्रव्यमान तथा दोनों अक्षों के बीच की दूरी, दोनों अक्षों के बीच की दूरी, ये वाली दूरी के गुणनफल के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से आगे हमारा I बराबर I, ये जो CM लिखा है ये कहलाता है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास मतलब द्रव्यमान केंद्र। सेंटर मतलब उसका जो, ये जैसे ये बॉल है, बॉल का सेंटर है, तो इसका सेंटर का जो मास है तो वो हो जाएगा उसका सेंटर ऑफ मास। और ma² वहां से कितनी दूर पर हम निकाल रहे हैं उसका, तो उसके लिए हम ये जो ma है, जैसे हम यहाँ पर r मान रहे थे ऐसे यहाँ पर a माना है, तो ये इस तरीके से लिखा है ma²। ये नीचे नहीं, ये ऊपर, ये ma²। तो ये इसकी दूरी हो गई, दूरी पर और इसका मास, तो हम उससे उसका जड़त्वाघूर्ण निकाल सकते हैं I। अब इसकी गणितीय व्याख्या है, कैसे मतलब निकाला कैसे? तो माना AB एक मुख्य अक्ष है, इसको हमने अक्ष मान लिया। ये हमारी एक मुख्य अक्ष हो गई जिसके परितः जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना है। हमें इसके परितः निकालना है कि इधर पर इस पॉइंट, इस लाइन के परितः जड़त्वाघूर्ण क्या होगा। तथा CD दूसरा अक्ष है, ये CD दूसरी अक्ष मान लिए जो पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजर रही है। देखो सेंटर से होकर गुजर रही, तो ये द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजर रही है। दोनों अक्षों के बीच की दूरी a है, इन दोनों के बीच की दूरी हमने a मानी है। अब माना पिंड असंख्य कणों से मिलकर बना है। पिंड जो है हमारा, ये पूरा का पूरा पिंड बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इसका एक कण बिंदु P पर स्थित है, ये है छोटा सा, एक यहाँ पर एक कण है M, ये बिंदु P पर स्थित है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है। तब मुख्य अक्ष से बिंदु P की दूरी
मुख्य अक्ष क्या है, ये वाली हमने मेन अक्ष मानी थी, तो इससे बिंदु P की दूरी क्या हो जाएगी, ये A दूरी, ये R दूरी, दोनों जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगी, ये R नहीं ये X है, X, तो A प्लस X होगी। अब ए बी अक्ष के परितः, ए बी कौन सी है, पहली वाली लाइन, ए बी अक्ष के परितः कण P का जड़त्वाघूर्ण कितना हो जाएगा, हमें देखा था जड़त्वाघूर्ण होता है m इंटू दूरी का स्क्वायर, तो यहाँ पर दूरी क्या है, a प्लस एक्स है, तो m a प्लस एक्स का स्क्वायर। अब ए बी के परितः पिंड का संपूर्ण जड़त्वाघूर्ण कितना होगा। अब ये तो एक अकेले कण के लिए था, बहुत सारे कण हैं, तो बहुत सारे कण सब कुछ ना कुछ दूरी पर होंगे, तो हम इधर लिख देंगे m a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और क्या लगा दिया, यहाँ समीशन लगा दिया, इसको हम समीशन भी बोलते हैं या सिग्मा भी बोल सकते हैं। ये इस तरह का होता है, इसका मतलब है कि बहुत सारे हमने क्वांटिटी को जोड़ा है, जैसे कि यहाँ पर हम इनको जोड़ रहे हैं, आई को जोड़ रहे हैं, जब भी ये समीशन लगेगा मतलब बहुत सारी चीजों को जोड़ा जा रहा है। अब समीशन m a प्लस एक्स, अब a प्लस एक्स का होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर खोल दिया, क्या होगा a, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर। फिर m जो है m का अंदर हम गुणा कर देंगे, तो ma स्क्वायर प्लस 2max प्लस mx स्क्वायर। अब हम सब में समीशन का गुणा कर देंगे, तो समीशन ma स्क्वायर प्लस 2, अब 2 का तो कोई समीशन नहीं होगा, 2 बाहर आ जाएगा, समीशन होगा max का, तो max प्लस mx स्क्वायर। अब इतना लिख लिया। अब हम देखेंगे कि इनमें से कौन सी चीज़ है जिनका समीशन हो सकता है और कौन सी चीज़ है जो बाहर आएंगी। तो ए स्क्वायर, ये तो दूरी है, दूरी का समीशन यहाँ नहीं होगा तो बाहर निकाल लेंगे, हम सिर्फ द्रव्यमान का समीशन करेंगे, तो ए स्क्वायर बाहर, समीशन m प्लस यहाँ से भी a बाहर आ जाएगा तो 2a समीशन mx प्लस यहाँ से कुछ ही बाहर नहीं आएगा, mx स्क्वायर समीशन के साथ। अब सी डी अक्ष के परितः कण P का संपूर्ण जड़त्वाघूर्ण, एक ए बी अक्ष थी, एक सी डी अक्ष थी, सी डी कहाँ थी, सेंटर ऑफ मास पर थी, तो उसके परितः कितना हो जाएगा, तो हमने लिखा आई सेंटर ऑफ मास होगा, यहाँ से उस पॉइंट की दूरी क्या थी, x थी, तो इसका हो जाएगा समीशन mx स्क्वायर। इसके लिए हम a प्लस एक्स मान रहे थे, लेकिन इसके लिए सिर्फ mx स्क्वायर होगी। अब द्रव्यमान केंद्र पर जड़त्वाघूर्ण, द्रव्यमान केंद्र कहाँ, ये है, इस पर जड़त्वाघूर्ण कितना हो जाएगा, क्योंकि अब अगर मान लो इस पॉइंट पर अगर कोई पार्टिकल है, ठीक है, अब तुम अगर एक बॉल घुमा रहे हैं, अपन एक बॉल को घुमा रहे हैं, तो जो उसका बीच का पॉइंट रहता है क्या वो घूमता है, नहीं, क्योंकि वो स्थिर रहता है, क्योंकि हम उसी पॉइंट के चारों तरफ किसी चीज को घुमा रहे हैं। तो इस पॉइंट पर जितने भी कण रहेंगे वो मूव नहीं करेंगे, वो कहीं नहीं चलेंगे, तो जब वो चलेंगे नहीं तो उनकी दूरी क्या हो जाएगी, दूरी 0 हो जाएगी, तो जितने भी होंगे यहाँ से एम जितने, तो अब ये समीशन mx तो हो गया यहाँ पर 0 द्रव्यमान केंद्र पर। अभी हमारे पास ये चीज हो गई है 0। अब ये है ए स्क्वायर समीशन m। अब जब समीशन m करेंगे, छोटे छोटे मास को हम जोड़ते जाएंगे तो क्या बना लेगा, एक बड़ा मास बना लेगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर समीशन m बराबर कैपिटल M ए स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, सब चीज़ों को जो जो हमने निकाला है पूरे इक्वेशन इसमें रख देंगे, तो बराबर आ जाएगा आई बराबर यहाँ ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा कैपिटल M प्लस 2a, और ये समीशन mx जो है वो 0 हो गया, प्लस ये जो है समीशन mx स्क्वायर, ये है ICM, तो ये ICM मतलब सेंटर ऑफ मास के लिए है, तो हमारे पास I बराबर आ जाएगा ये ICM, और इसका गुणा होगा तो ये हो जाएगा पूरा 0, बचेगा कितना ICM प्लस MA स्क्वायर, तो ये हो गई समांतर अक्ष प्रमेय। समांतर अक्ष क्यों बोली हमने, क्योंकि हमने एक अक्ष ली, उसके समांतर में दूसरी अक्ष ली थी, तो ये समांतर अक्ष प्रमेय हो गई। अब उसके बाद आती है लंब अक्ष प्रमेय। तो किसी समतल पटल का उसके तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उसी तल में स्थित दो लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्ण के योग के बराबर होता है। अब अक्ष कितनी होती है, तो एक होती है x, एक होती है y, एक होती है z। तो अगर हम कोई भी बॉल ले रहे हैं, ठीक है, अब उसमें जितने भी x अक्ष के परितः हैं तो ix हो जाएगी, जो y अक्ष के परितः हैं उनकी iy हो जाएगी, या
जड़त्वाघूर्ण। तो अगर हम इन दोनों अक्ष का जड़त्वाघूर्ण जोड़ देते हैं तो आई जेड निकल आता है, मतलब इस अक्ष की परिधि का जड़त्वाघूर्ण पूरा निकल आता है। अब ये निकालते कैसे हैं? तो माना समतल पटल पर एक कण बिंदु P पर स्थित है, बिंदु P पर यहाँ पर एक कण स्थित है जिसकी एक्स वाई जेड अक्ष से लंबवत दूरी क्रमशः यहाँ से जो है वो हमने ले ली है y, एक्स से हमने y ली है, y से हमने x ली है और z से हमने r ले ली है। तब कण P पर x अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण, अब x अक्ष से कितने दूर है कण? y दूरी पर है, तो स्मॉल m इंटू वाई स्क्वायर। अब समतल पटल के लिए x अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण कितना हो जाएगा? पूरा जड़त्वाघूर्ण। इधर पर बहुत सारे पॉइंट होंगे, सबके लिए हम समीशन लगा देंगे। तो आई एक्स के लिए हमारे पास निकल आया m वाई स्क्वायर। ऐसे ही हम दूसरे वाले के लिए निकाल लेंगे। अब कण P पर y अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण, तो ये हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर। ऐसे ही जेड अक्ष के परितः एम आर स्क्वायर। तो अब सबका समीशन कर दिया कि पूरे पूरे के लिए कितना हो जाएगा? समीशन एम एक्स स्क्वायर समीशन एम आर स्क्वायर। अब त्रिभुज ओ एम पी बन रहा है। ओ एम पी कहाँ बन रहा है? सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। ये है O, ये है M और ये है P त्रिभुज। और यहाँ इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है? 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री एंगल बन रहा है, मतलब पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग। तो यहाँ कर्ण हमारा OP है बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब है MP स्क्वायर प्लस आधार हमारा OM स्क्वायर। ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया। अब इन की दूरी क्या क्या है? तो OP को हमने R माना था तो R स्क्वायर, MP को हमने X माना है तो X स्क्वायर प्लस ये हो गया Y स्क्वायर। अब हमने इनमें सब में समीशन R से गुणा कर दिया, समीशन M से गुणा कर दिया। तो समीशन M समीशन M समीशन M यहाँ पर भी। तो अब ये क्या बना लेगा? ये बना, इसने बना लिया आई जेड, समीशन एम एक्स स्क्वायर है आई वाई और समीशन एम वाई स्क्वायर है आई एक्स। तो यहाँ से हमारी प्रमेय आ गई कि आई जेड बराबर होता है आई एक्स प्लस आई वाई। ये वाली प्रमेय जो है वो समांतर अक्ष प्रमेय से ज्यादा सिंपल है और ये दोनों अक्ष प्रमेय बहुत ही ज्यादा आईएमपी है। इन दोनों में से कोई एक ना एक तो आती है फाइनल में। फिर उसके बाद है बलाघूर्ण और जड़त्वाघूर्ण में संबंध क्या क्या होता है। तो बलाघूर्ण को हम लिखते हैं टाउ से और जड़त्वाघूर्ण को हम आई से लिखते हैं। तो इन दोनों में हमें रिलेशन निकालना है क्या है। तो माना एक पिंड किसी अक्ष के परितः कोणीय वेग क्या होता है? ओमेगा, इससे घूम रहा है जिस पर उत्पन्न कोणीय त्वरण होता है अल्फा। अल्फा है। माना घूर्णन अक्ष से r दूरी पर स्थित एक कण का रेखीय त्वरण है स्मॉल m। रेखीय त्वरण स्मॉल m होता है, कोणीय त्वरण अल्फा होता है। तब न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से क्या होता है? न्यूटन का द्वितीय नियम F बराबर ma। तो A बराबर क्या होता है? जो हमने एक बार निकाले थे पूरे रिलेशन, तो वहां था कि रेखीय त्वरण जो होता है अल्फा r के बराबर होता है। तो स्मॉल m अल्फा r। अब बल द्वारा दिए गए अक्ष के परितः बलाघूर्ण को हम लिखते हैं टाउ से। तो टाउ बराबर, इसका फॉर्मूला होता है एक बल गुणित अक्ष से लंबवत दूरी क्या होगी। अब एक बल जो है वो हमारे पास F है और लंबवत दूरी हमारे पास है R। F की वैल्यू अभी हमने निकाली थी m अल्फा r, तो m अल्फा r यहाँ रख देंगे इंटू r कर देंगे तो ये जाएगा m अल्फा r स्क्वायर। अब प्रत्येक कण के लिए, अब बहुत सारे कण हैं अगर इसी टाइप के, तो हम क्या करेंगे? सभी कण के लिए यहाँ आएगा r1 स्क्वायर। सभी कण के लिए ये हम जोड़ते जाएंगे। सबके लिए क्या क्या होगा? अलग अलग दूरी होगी, अलग अलग द्रव्यमान होगा और सबका अलग अलग कोणीय त्वरण भी होगा। तो टाउ बराबर ये m अल्फा r पर r स्क्वायर लिखा है तो इसी को लिखेंगे हम m1 अल्फा 1 r1 स्क्वायर प्लस m2 अल्फा 2 r2 स्क्वायर। ये स्क्वायर नहीं आएगा, ये ऐसा आएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कर करके हम सबके कणों के लिए जोड़ते जाएंगे। अब सब में कॉमन, और ये हाँ, और जो अल्फा है, अल्फा नहीं बदलेगा, m1 अल्फा r1 स्क्वायर ऐसा रहेगा। क्योंकि कोणीय त्वरण जो है अगर कोई इस चीज में घूम रही है तो सबके लिए अल्फा ही रहेगा, बस दूरी बदलेगी। तो
अल्फ़ा चेंज नहीं होगा, तो अल्फ़ा हम बाहर ही रखेंगे। m1r1² प्लस m2, अब ये देखो जाना पहचाना लग रहा है, ये होता है i, तो इसको हम लिख लेंगे संपूर्ण के लिए टाउ बराबर कितना हो जाएगा, अल्फ़ा हमने बाहर निकाल लिया, सबको हमने इकट्ठा समीशन में लिख लिया, समीशन mr², और इसको हम लिखते हैं i, तो टाउ बराबर हो गया अल्फ़ा i या i अल्फ़ा, ये इन दोनों का हो गया रिलेशन।